हाँ, तो इसलिए गणित में हम संग्रह को सेट तभी कहेंगे जब वह सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड। अब ये वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि हर एक बात बहुत ही क्लियर तरीके से हो, यानी किसी संग्रह में कोई ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा ये बहुत ही स्पष्ट रूप में बता दिया जाए, जिससे कि समझने वाले को ये कोई आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सा अवयव यानी मेंबर या यूं कहें ऑब्जेक्ट हम उस संग्रह में रखेंगे या कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर सेट की डेफिनेशन कही जाए तो सेट की डेफिनेशन है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तुओं के संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कक्षा 11 के विद्यार्थियों का संग्रह, यानी अपने विद्यालय की कक्षा 11 के विद्यार्थियों का संग्रह है। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले रहे हैं कक्षा 11 के उन विद्यार्थियों का संग्रह जिन्होंने 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए। अब दोनों में से ये विचार करने वाली बात है कि कौन सा संग्रह समुच्चय है और कौन सा संग्रह समुच्चय नहीं। तो देखिए, जैसे बात करते हैं कि अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह, तो अच्छे विद्यार्थियों का कोई मानक नहीं। आखिरकार मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम किस विद्यार्थियों को अच्छा कहें, किस विद्यार्थियों को अच्छा ना कहें। इसके लिए कोई पैमाना नहीं है, कोई मापांक नहीं है जिससे कि हम ये कह सकें कि वो विद्यार्थी अच्छा है या फिर वो विद्यार्थी खराब है। तो इसलिए यहाँ पर हमें आवश्यकता होती है कि कोई ऐसा पैमाना दिया जाए, जैसा कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि वो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करे। तो अगर 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि हाँ, इस विद्यार्थी को हम इस संग्रह के अंतर्गत रखेंगे और इस संग्रह के अंतर्गत इस विद्यार्थी को नहीं रखेंगे। अर्थात ये बात सेकेंड वाले एग्जाम्पल में क्लियर हो जाती है कि कौन सा विद्यार्थी इस संग्रह में होगा और कौन सा विद्यार्थी इस संग्रह में नहीं होगा। जबकि फर्स्ट वाले में ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट वाले में हो सकता है कि किसी एक सब्जेक्ट में कोई विद्यार्थी अच्छा हो तो दूसरे सब्जेक्ट में वो विद्यार्थी अच्छा नहीं भी हो, यानी कि अलग अलग तरीके से हम विद्यार्थी के अच्छे और बुरे होने की पहचान अलग अलग नज़रिए से कह सकते हैं। तो इसलिए मैथ में समुच्चय का वेल डिफाइंड होना बहुत ही आवश्यक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि समुच्चय का निरूपण किस प्रकार से किया जा रहा है। तो समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं। नंबर 1 रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, जिसको लिस्टिंग मेथड या लिस्टिंग फॉर्म भी कहा जाता है, और दूसरा जो है वो है समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें उस समुच्चय के विशेष गुण के बारे में बताया जाता है, इसलिए इसको प्रॉपर्टी मेथड यानी कि समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे हम समझते हैं अपनी बात को कि जैसे सेट ए कहा गया, इसमें एक आप लोग देख रहे हैं कि एक मछले कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है x, इसके बाद दो बिंदु रखे हुए हैं जिनको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलन कहते हैं। इन बिंदुओं को क्या कहा जाता है, कॉलन कहा जाता है। और लिखा हुआ है कि x फिर कॉलन x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तथा x जो है वो 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है, और मझला कोष्ठक बंद हो जाता है। यह जो समुच्चय लिखा हुआ है ये निर्माण विधि में लिखा हुआ है। और अगर इसी समुच्चय को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे। अब रोस्टर फॉर्म में लिखने का अर्थ ये है कि पहले तो हम ये देखें कि जो समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है
इसमें क्या कहा गया कि x एक प्राकृतिक संख्या है जो 2 और 7 के बीच की होगी, अर्थात 2 से बड़ी और 7 से छोटी होगी। तो 2 और 7 के बीच में संख्याएं कौन कौन सी आती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 3, 4, 5 और 6। तो इसीलिए जब हम लोगों ने इसी सेट को रोस्टर फॉर्म में राइट किया तो उसमें भी मझला कोष्ठक का इस्तेमाल किया, और मझले कोष्ठक में इस्तेमाल करते हुए हमने उसमें 3, 4, 5, 6 को राइट किया, और प्रत्येक मेंबर के बीच में, इसको मेंबर कहें या फिर हम लोग एलिमेंट कहें या अवयव कहें या ऑब्जेक्ट कहें, कुछ भी कहा जा सकता है, तो प्रत्येक एलिमेंट के बीच में हमने कामा लगा रखा है, यानी अल्प विराम लगा रखा हुआ है। जबकि ऊपर वाले में ऐसा नहीं था। ऊपर वाले में चूँकि वो समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ, देखिए उसको आप पढ़ते कैसे हैं, किस प्रकार से इसको रीड करना है। तो इंग्लिश में तो जैसे इसको कहेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज बिटवीन 2 and 7। हिंदी में सभी x का समुच्चय, जबकि x एक प्राकृत संख्या है तथा x 2 से बड़ी और 7 से छोटी है। तो इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है, अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने लिखा कि 7 से कम सभी समधन पूर्णांकों का वर्णन रोस्टर के फॉर्म में करेंगे तो कैसे करेंगे? इस तरीके से मझले कोष्ठक के अंदर 2, 4, 6 द्वारा किया जाएगा। किसी समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में प्रदर्शित करने के कुछ नीचे भी उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे हम देख सकते हैं। संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याएं, तो संख्या 42 को विभाजित करने वाली जो संख्याएं हैं वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42। तो इन सभी संख्याओं को लिखा गया है और दोनों तरफ से करली ब्रैकेट यानी मझले कोष्ठक से बंद कर दिया गया है और किन्हीं भी दो अवयवों के बीच में कामा का चिन्ह लगा दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, जैसे A, E, I, O, U। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में राइट करते हैं तो उसमें कामा लगा देते हैं, और जब हम लोग समुच्चय निर्माण विधि में लिखते हैं तो उसका लिखने का तरीका यहाँ पर क्या है ये आपको बताया गया है। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर बात एक और आ जाती है, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग किसी भी समुच्चय को जब रोस्टर फॉर्म में राइट करते हैं तो वहाँ पर किसी अवयव को रिपीट नहीं किया जाता। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये टिप्पणी के अंतर्गत बात कही गई है कि यह ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखा जाता है, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए जैसे स्कूल में है तो SCHOOL, तो O 2 बार आ रहा, परंतु जब हम इससे के प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय लिखेंगे तो वहाँ पर हम केवल SCHOL यानी कि O को भी केवल एक बार लिखेंगे। हालांकि यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने वाली है, वो ये है कि अक्षरों के लिखने का क्रम यहाँ कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो सामान्य तौर पर अवयवों का क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। हालांकि कुछ जगहों पर बताया जाएगा कि किस समय क्रम का विशेष महत्व होगा और किस समय क्रम का विशेष महत्व नहीं होगा। अब देखिए जैसे समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग लिखते हैं तो के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो
समुच्चय के बाहर के किसी अवयव में नहीं होता। उदाहरणार्थ जैसे AEIOU को करली ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा गया है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि के सभी अवयव में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है। इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है और इस गुणधर्म वाला कोई अन्य अक्षर नहीं है। तो इस समुच्चय को हम लोग V से प्रदर्शित करेंगे। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखिए, ये V से जब प्रदर्शित किया गया तो लिखा गया V इक्वल्स टू करली ब्रैकेट लगाया गया, शुरुआत में ओपन करके लास्ट में बंद करके, और X, ये दो चिन्ह जो लगाए जाते हैं इनको कॉलन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पढ़ा कॉलन नहीं जाता, ये पढ़ा जाएगा सच दैट। तो X सच दैट, X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इसको रीड करते हैं। तो ये बात ध्यान देने वाली है। अब यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है, वो ये हो जाती है कि जैसे हमें कहीं लिखना हो कि कोई अवयव किसी समुच्चय में उपस्थित है। उदाहरण जैसे हमें लिखना है नोट में, देखिए यहाँ यदि हमें लिखना है कि 3 समुच्चय ए का एक अवयव है, तो इसे ऐसे लिखेंगे 3 और ये साइन लगाएंगे बिलोंग्स टू ए। रीड क्या करना है? 3 बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार से 4 बिलोंग्स टू ए, इसको इस तरीके से रीड करना है। यहाँ पर ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये चिन्ह जो आप देख रहे हैं, इस तरीके का चिन्ह बनाया जा रहा है। तो ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह कहलाता है बिलोंग्स टू। इसी को क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। यानी कि इस बिलोंग्स टू जो चिन्ह है, इस चिन्ह के लेफ्ट में, ये लेफ्ट हो गया और इधर राइट हो गया। तो लेफ्ट में यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? एलिमेंट लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एलिमेंट लिखेंगे। जबकि यहाँ पर क्या लिखा जाता है? हमेशा एक सेट लिखा जाता है। जैसे लिखा गया कि 3 बिलोंग्स टू ए। तो 3 क्या है? एक एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट है। तो यहाँ पर लिखने वाली बात, ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग इसको इसी तरीके से ही लिखेंगे। अगर कोई इसको ऐसा लिखता है कि ए बिलोंग्स टू 3, तो ये सर्वथा गलत माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दे दीजिए कि ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह अपसाइलन का है। और हालांकि यहाँ पर अपसाइलन हमको नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? बिलोंग्स टू पढ़ना है, यानी इससे संबंधित है। और कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे कि जिस समुच्चय ए में देखिए कि 3, 4, 5, 6 है, लेकिन 7 नहीं है। तो अगर हमें ये लिखना है कि 7 इस समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि 7, इस तरीके से साइन बना करके इसको ऐसे क्रॉस करके ये लिख सकते हैं कि 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो 7 समुच्चय ए का कोई अवयव नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 7 समुच्चय ए का कोई अवयव नहीं है। तो रीड करेंगे क्या? 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा समुच्चय चैप में हम लोग किस तरीके से समुच्चय क्या है, किसी संग्रह को समुच्चय कब कहा जाएगा, कब नहीं कहा जाएगा, उसका वेल डिफाइंड होना बहुत ही आवश्यक है। यानी जैसे कोई ये कहते हैं कि क्रिकेट टीम के अच्छे खिलाड़ियों का समुच्चय संग्रह, समुच्चय तो नहीं कहेंगे, क्रिकेट टीम के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, तो कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, इसकी अलग अलग लोगों के विचार से अलग अलग प्लेयर्स हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कोई ऐसी शर्त लगा दें जिससे कि निश्चित हो जाए कि अमुक खिलाड़ी को ही हम उस संग्रह में रखेंगे, तब उसको हम समुच्चय कह सकते हैं। तो आज आप लोगों ने देखा कि सेट क्या है और सेट के निरूपण की विधियाँ क्या हैं, उसको कैसे निरूपित किया जाता है। और इसी के साथ अब आप लोग